अच्छा, आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है बिजनेस पार्टनर। एसएपी के अंदर बिजनेस पार्टनर भी इसको कहते हैं, और एक इसके लिए जो एसएपी वर्ड यूज करता है वो है बीपी। इवन के एसएपी ने इस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड दिया हुआ है वो भी उसने जो है ना वो दिया हुआ है बीपी के नाम से। आप ट्रांजैक्शन कोड अगर बीपी यूज करेंगे तो आप उस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जिसके थ्रू हम सिस्टम के अंदर बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते हैं। मसलन अगर मैं ट्रांजैक्शन कोड बीपी लिखूं यहाँ पे ऊपर और एग्जीक्यूट करूं इसको, तो आप देखेंगे कि ये वो वाली स्क्रीन खोल देगा जिसके अंदर हम बिजनेस पार्टनर को मेंटेन करते हैं। ये देखें, लिखा हुआ आ रहा है मेंटेन बिजनेस पार्टनर। तो एक बड़ी आसान सी उन्होंने ट्रांजैक्शन कोड रख दिया बीपी। आप बीपी बनाएं, एग्जीक्यूट करें और उसके बाद आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। आपका बिजनेस पार्टनर यहाँ एक बंदा होगा, पर्सन, या आपका जो पार्टनर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ बिजनेस कर सकती है, या फिर वो एक कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी आपके साथ जो है ना वो एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शनैलिटी है बिजनेस पार्टनर की, ये अर्ली ईसीसी और एस फॉर हाना के अंदर इंट्रो नहीं थी, वो सॉरी ईसीसी और एस ए पी आर थ्री के अंदर नहीं थी। ये इंट्रोड्यूस की गई एस फॉर हाना के अंदर। इससे पहले बाद में फिर उन्होंने इसको थोड़ा सा अपडेट करके तो ईसीसी के अंदर भी इसको ले आए, लेकिन ईसीसी के अंदर इस ये जो था ये ऑप्शनल था। यानी कि आप कह लें कि इन ईसीसी इट वाज ऑप्शनल, लेकिन इन हाना जो है ये जो है कंपलसरी है। आप जो पुराने ट्रांजैक्शन कोड, अच्छा अब बात यह है कि बिजनेस पार्टनर क्यों इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पहले जब हम बात करते हैं एस ए पी आर थ्री का वर्जन जो है और एस ए पी ई सी सी जो है, वो इन दोनों वर्जन्स के अंदर जो है जब कोई बंदा जो है वो आपसे चीज खरीद रहा है तो वो क्या है, वो आपका क्या है, कस्टमर है। और जब बंदा जो है वो आपसे चीज आपको चीज बेच रहा है तो वो क्या है, आपका सप्लायर। सप्लायर का वर्ड नहीं था, बल्कि पहले जो था वो वेंडर का लफ्ज आता था। या तो बिजनेस करने वाला आपके के लिए कस्टमर होगा या वो वेंडर होगा। तो इसलिए ये पहले जो थे ये दोनों सेपरेट सेपरेट जो है ना ये अलहदा से क्रिएट थे, इनका अलहदा से डेटाबेस था। ऐसा भी होता है कि फर्ज करें कि मैं शहजाद ये जो हूँ आपकी कंपनी का एक कस्टमर भी हूँ और मैं आपके लिए कोई चीज सप्लाई भी कर रहा हूँ। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही बंदा, एक ही फर्म, एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए कस्टमर भी हो और वेंडर भी हो। फर्ज कर लें आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप चेयर्स बना के बेचते हैं या साइकिल मोटरसाइकिल बना के बेचते हैं, तो उसके अंदर इतने ज्यादा इक्विपमेंट है मोटरसाइकिल के अंदर। तो हो सकता है कि कोई एक सप्लायर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो मोटरसाइकिल की सीट के ऊपर जो लेदर इस्तेमाल होता है वो ही सप्लाई करता हो, लेदर। तो वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपका जो है ना वो वेंडर हो गया, वो आपको चीजें सप्लाई कर रहा है। लेकिन मीन वाइल जब आप चीजें बेचने वक्त आते हैं तो हो सकता है कि वही आपका कस्टमर भी बन जाए और आपसे दो तीन चार पांच मोटरसाइकिल खरीद ले। तो इसलिए आर थ्री और एस ए पी ईसीसी के अंदर कस्टमर और वेंडर जो थे ना वो बिल्कुल सेपरेट थे। मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपके डेटाबेस में एक जगह पे मेरा नाम कस्टमर के अंदर शहजाद अहमद लिखा हो और वेंडर के अंदर जो है वो सिर्फ शहजाद लिखा हुआ हो। तो ये जरूरी नहीं था कि सिंक्रोनाइज हो या एक ही डाटा उसके अंदर लिखा हुआ हो। इन चीजों को खत्म करने के लिए एसएपी ने एक नई, अभी का लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और शिराज साहब आपको मेरी आवाज आ रही थी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
कब से नहीं आ रही थी? वही जब आप शहजाद लिखने लगे थे उसके बाद। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद ज्यादा देर हुई है। अच्छा, तो ये कह रहा था कि कस्टमर के अंदर हो सकता है कि मेरा नाम एज अ कस्टमर आपके डेटाबेस में शहजाद अहमद हो, और एज अ वेंडर जो है, एज अ सप्लायर, आपके डेटाबेस के अंदर सिर्फ शहजाद हो। और ये भी हो सकता है कि गलती से इधर जो है वो मेरी आईडी कुछ और डली हुई हो, और इस इधर जो है ना वो मेरा शनाख्ती कार्ड का नंबर कोई और डला हुआ हो, या मेरा एनटीएन नंबर कुछ और हो, इधर एनटीएन नंबर कोई और हो। तो ये पॉसिबिलिटी उस वक्त R3 के अंदर और SAP ECC के अंदर थी। इसलिए इन चीजों को खत्म करने के लिए एसएपी ने S/4HANA के अंदर जो है ना वो एक नई फंक्शनैलिटी को लेके आए, जिसको हम कहते थे बिजनेस पार्टनर। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी बंदा, हाँ कस्टमर है, वेंडर है, कोई क्रेडिट मैनेजमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, कोई बैंक जो है वो अगर बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी एंटिटी जो है एक्सटर्नल है जो कि कंपनी के साथ टच है, वो बिजनेस पार्टनर ही होगी। उसके अंदर जाके फिर जो है ना वो हम बना लेंगे उसको, कस्टमर भी बना लेंगे, वेंडर भी बना लेंगे, क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए उसका जो है ना वो क्रेडिट लिमिट्स भी सेट कर लेंगे, और सारी जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो हम सेट कर लेंगे। लेकिन इनिशियली जो है वो, जब तक आप बिजनेस पार्टनर नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आप उसको ना कस्टमर बना सकते हैं ना वेंडर बना सकते हैं। तो अब क्या है कि अब जब आप बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, तो जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ आपकी जाती इंफॉर्मेशन है जो आपकी वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, जिसको आप कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, जिसमें आपका CNIC हो सकता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जिसमें आपकी क्या कह लें, सिटी ऑफ लिविंग हो सकता है, या फिर आपके बैंक्स की डिटेल्स हो सकती हैं, अ, कि किस बैंक में आपका कौन सा अकाउंट नंबर है, ये इस तरह की चीजें। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आप फर्स्ट जो है ना ये बिजनेस पार्टनर में क्रिएट करते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होती। उसके बाद फिर आप उसको एज अ वेंडर भी बना लेते हैं, कस्टमर भी बना लेते हैं, क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बैंकिंग के फर्दर सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आपने नाम यहाँ पे लिख दिया शहजाद अहमद, CNIC लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, अब वो कस्टमर बने, वेंडर बने, कोई भी बने, ये वाली इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। तो ये इन्होंने उसके अंदर जो है ना वो ड्रास्टिक चेंज कर दी, जो एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S/4HANA एंड द ECC और द प्रीवियस वर्जन ऑफ SAP दैट इज द R3, तो उसमें आप कह सकते हैं कि अर्लियर जो था वो कस्टमर और वेंडर जो थे वो एक सेपरेट जो है ना वो डिक्लेयर किए जाते थे, क्रिएट किए जाते थे, और उनका आपस में कुछ भी जो है ना वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, एक जगह पे आता है कि हम उनको आपस में कर सकते हैं, वो एक जगह पे हो जाते हैं इन लाइन, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो इसलिए होते हैं कि वो क्या कह लें, पेमेंट्स के लिए, कि जी पता चल जाए एक बंदा अगर कस्टमर भी है, पेमेंट वेंडर भी है, तो पता चल जाए कि उसको नेट ऑफ करे कितने में किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो थे, ये एक बहुत बड़ा उसमें फर्क है। अब देखें, अब अगर फर्ज करते हैं इसमें इन्होंने कुछ और भी इन्होंने कंपल्सरी कर दिया, कि जो कस्टमर था वो क्या हो सकता है, या तो क्रिएट हो सकता है, या चेंज हो सकता है, या डिस्प्ले हो सकता है, या डिलीट हो सकता है, या ब्लॉक हो सकता है। और सेम इसी तरह जो है ना वो आप कह लें कि वेंडर भी है, उसके लिए भी आप ये सारे काम जो है ना ये कर सकते हैं। उसको क्रिएट भी करते थे हम पहले, चेंज, डिस्प्ले, डिलीट, ब्लॉक, और भी कुछ एक्टिविटीज हैं। तो कस्टमर को जब हम क्रिएट करते थे तो उसका जो टी कोड है वो क्या था, वो था XD01। याद रखिएगा कि जब ट्रांजैक्शन के आखिर में 01 आ जाए तो 1 का मतलब है क्रिएट, 2 का मतलब है चेंज, और 3 का मतलब है डिस्प्ले। यानी कि XD02, XD03, और ये पता नहीं इसका क्या था, इसका भी शायद पता नहीं, XD शायद 07 होगा। सेम इसी तरह जो ट्रांजैक्शन कोड है वेंडर का, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, डी। डी मींस कस्टमर। कल हमने बात की थी कि जो वेंडर है उसके लिए के है, इसका मतलब है XK01, XK02, XK03, और इसी तरह
गालिबन x के 07 की होगा, या चेंज जो भी होगा वो हम देख लेंगे। कि कहने का मकसद ये सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन मैंने बनाई है। अभी वो कंपनी को मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन है जो मास्टर डाटा मेंटेनेंस के लिए यूज होती हैं। ये सारे की सारी ट्रांजैक्शन जो है ना, ये एस4 हाना के अंदर खत्म हो गई। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आ गई बीपी। अगर मैं एसएपी के अंदर ये ट्रांजैक्शन चलाऊं, एक्स डी वाली या एक्स के वाली, मैं चलाता हूँ एक्स के 01, तो देखें ये कौन सी स्क्रीन पे लेके जाएगा, क्रिएट बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर क्रिएशन की स्क्रीन में वो कहेगा कि क्या कर रहे हैं, पर्सन क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, इनमें से कोई एक मैं लेता हूँ अगर। तो ये देखें ये मुझे उस स्क्रीन पे ले गया जिसके अंदर हम बिजनेस पार्टनर क्रिएट करते हैं। यानी कि ये देखें ना, यहाँ से इस स्क्रीन के अंदर मैं अगर पर्सन को टिक कर दूं क्रिएशन वाली, तो ये देखें ये भी वही स्क्रीन है और ये भी वही स्क्रीन है। और सेम लाइक इसी तरह अगर मैं एक्स डी जो है एक्स डी 01 करता हूँ कस्टमर क्रिएट करने के लिए, तो तब भी वो मुझे क्या कहेगा, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ मैसेज आ रहा है, रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजैक्शन बीपी एज ट्रांजैक्शन XD01 इज ऑब्सोलीट। वो कह रहा है हम आपको ट्रांजैक्शन बीपी की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन चला रहे हैं ना XD01 वो ऑब्सोलीट हो गई है। तो कहने का मकसद है कि ये तकरीबन आप कह लें कि कोई 25-26 ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो कि उन्होंने एसएपी ने एस फॉर हाना के अंदर जाके उनको ऑब्सोलीट कर दिया, वो इस्तेमाल ही नहीं होती अब, और उनकी जगह पे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कोड यूज होती है और वो है बीपी। इसके अंदर ही आप चेंज भी करते हैं, डिस्प्ले भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, वेंडर भी बनाते हैं, कस्टमर भी बनाते हैं, और भी जो काम करने होते हैं ना वो सारे के सारे एक ट्रांजैक्शन कोड के अंदर ही वो हैं, वो हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा मजीद कस्टमर और वेंडर के ऊपर। कस्टमर और वेंडर जो है, इसको हम कस्टमर को क्या कहेंगे, हम अकाउंट्स रिसीवेबल्स। क्यों, क्योंकि आपने कस्टमर को चीजें बेच दी हैं। जब बेच दी हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस बंदे से पैसे लेने हैं। और वेंडर जो है वो क्या है, अकाउंट्स पेएबल है, जिसको आप एपी भी कहते हैं, और इसको आप क्या कहेंगे, एआर। और ये दोनों जो हैं ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स हो या अकाउंट्स पेएबल्स हो, ये अच्छा ये एसएपी का एक सेपरेट मॉड्यूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और ये एसएपी का एक फाइनेंशियल सेपरेट से मॉड्यूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंट रिसीव पहले पहले जो था वो हम क्या करते थे, सेपरेट से कस्टमर बनाना है और सेपरेट से वेंडर बनाना है, और कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपस में इनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको नेट ऑफ करने के लिए। अब हम इसको सिस्टम में देखते हैं। अभी भी जाहिरी तौर पे देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी भी अकाउंट रिसीवेबल अलहदा है और अकाउंट्स पेएबल अलहदा है। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर अगर आप देखें तो ये मास्टर रिकॉर्ड के अंदर देखें, अभी भी ट्रांजैक्शन कोड उसी तरह से ही पड़े हुए हैं जैसे कि पहले थे। FD01 क्रिएट कस्टमर, क्रिएट अकाउंट रिसीवेबल, चेंज डिस्प्ले है, ये ब्लॉक है FD05, ये डिलीट है FD06, और इसी तरह FD04 है डिस्प्ले चेंजेस जो करने के लिए, चेंजेस को डिस्प्ले करने के लिए, और इसी तरह मेंटेन सेंटरली है XD01 2 3 4 और एंड सो ऑन। ट्रांजैक्शन कोड अभी भी उसी तरह पड़े हुए हैं, लेकिन आप इनको यूज नहीं कर सकते। जो ही आप करेंगे तो साथ ही वो आपको कहेगा कि हम आपको बीपी की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है ना ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। अच्छा, अगर हम इसको देखें कि कस्टमर जो है हमारा, कस्टमर हो या वेंडर हो, वेंडर जब भी आप बनाएंगे तो इनके कुछ ना कुछ जो डाटा हैं वो तो आप क्रिएट करेंगे लाजमी तौर पे। एक सर मिनट, कोई नहीं, इतना काम ही मुश्किल होता है, बस ये बाइक पे थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, आपको पता है बारिश में आना जाना। चलें 9 बजे तक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए हमारा मकसद है कि चीज को समझना और याद रखना।
अगर वो चीज हमें 1.5 घंटा पढ़ के याद रहेगी तो हम पे 1.5 घंटे ही पढ़े, हम क्यों मतलब है कि 2 घंटे उसको पढ़े, ज्यादा ये ना होना कवर वैसे करने सर में। आपके पास और कौन कौन सा टाइम फ्री होता है? ये डिपेंड करता है डे टू डे, मतलब आज मेरी एक 3 4 से लेकर 7 बजे तक क्लास थी एक, तो वो खत्म की, तो उसके बाद फिर मैंने खाना खाना अच्छा था, तो अच्छा। इसलिए वो 10 मिनट लेट होगी। अब वो कल भी है, लेकिन कल जो है वो 3 से लेकर 6 बजे तक है, वो 1 घंटा पीछे है कल। 1 घंटा उन्होंने कहा कि जुमे अच्छा वाले दिन 1 घंटा सही है। पीछे करनी है, तो बाकी फिर दिनों में कोई ठीक खास ठीक ठीक। एक्टिविटी नहीं है, तो इस तरह। सही है। वो असल में हम सोच रहे थे अभी छुट्टियां हो जाएंगी ना, तो 2 बजे तक हमारा टाइम हो जाएगा, फिर उस चलें तो हिसाब से कोई हाँ, तो वो पहले कर लेंगे, टाइमिंग अगर आप आपको तो। पहले अवेलेबल हो जाएंगे तो पहले कर लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं, वो कोई नहीं है समझना। जी। अच्छा, हम बात कर रहे चलें थे कि सही है। कस्टमर और वेंडर जब भी बनाया जाता है सिस्टम में, पहले भी जब R3 और ECC था, और अब भी जबकि ये एस फॉर हाना जो है ये आ गया, कुछ चीजें तो कॉमन है। उन्होंने क्या कर दिया पहले, अब ये भी समझ लें कि ये बीपी जो है ना, वो एक बहुत बड़ा चेंज तो है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ये किया कि फर्ज कर लें कि वो एक छोट कॉलोनी है ना, उसमें 10 घर हैं, तो सेपरेट सेपरेट से उसकी एंट्रियां बनी हुई हैं, तो अब उन्होंने क्या किया कि उन 10 घरों के इर्द गिर्द एक वॉल बना के ना, दीवार बना के, तो बाहर से एक बड़ा गेट लगा दिया क्या, और उस गेट का नाम रख दिया कि बीपी। अब आपने उन सारे घरों के अंदर जब भी जाना है ना, तो सबसे पहले आपने बिजनेस पार्टनर वाले गेट से गुजर के ही अंदर जाना है। पहले तो जो था ना कि सेपरेट से अंदर जो घर है वो उसी तरह ही है, मतलब है कि अभी भी अगर वो घरों के, हम एक घर का नाम कस्टमर रख लें, एक घर का नाम वेंडर रख लें, एक घर का नाम जो है कुछ और रख लें, तो पहले क्या था कि पहले जब भी कोई उस घर के अंदर जाता था तो किसी साथ वाले घर को नहीं पता चलता था। अब ये है कि जब आप मेन एक एंट्री से जाएंगे वहां पे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो फिर जो अंदर डिफरेंट किस्म के घरों के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे काम आपने उसी तरह से करना है, लेकिन ये है कि अब आपका सेंट्रल पॉइंट या रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो है ना, वो अब आपका सेपरेट से एक जगह पे हो गया। ये भी ये भी पाकिस्तान के मलिक रियाज साहब बन गए फिर। हाँ बस उन्होंने उसी तरह बैरियर से, टाउन को बैरियर लगा दी। हाँ बैरियर लगा दिया। अच्छा, कस्टमर बनाएं या वेंडर बनाएं, एक चीज तो आप जरूर बनाएंगे, उसको हम कहते हैं जनरल डाटा सेगमेंट। जनरल डाटा, उसमें आपका क्या हो सकता है कि वही जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखी है, ये वाली नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ लिविंग, बैंक डिटेल, ये सारी की सारी जो है ये आपके जनरल डाटा सेगमेंट के अंदर आती है। ये खा आप कस्टमर बनाएं या वेंडर बनाएं, इन दोनों के अंदर जो है ना ये आप बनाएंगे। इसके बाद जो है ये पहले भी बनता था और अब भी बनता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नई जो अंदर काम है वो तकरीबन उसी तरह ही है, वो उसी तरह ही रहेंगे। लेकिन यह है कि वो स्क्रीन को चेंज होगी, कुछ आगे पीछे इन्होंने कर दिया, लेकिन काम तकरीबन उसी तरह से ही हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जाहिर बात है हर कस्टमर जो है या हर वेंडर जो है ये किसी ना किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर कस्टमर जो है वो उसका एक कंपनी कोड डाटा भी होगा, ठीक है। और सेम लाइक दैट वेंडर जो है वो भी किसी ना किसी कंपनी के साथ होगा। तो ये कब वेंडर और कस्टमर जो है ये एक से ज्यादा कंपनीज के अंदर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। मतलब है कि अगर आपने अपने SAP सिस्टम के अंदर 20 कंपनियां बनाई हुई हैं जो सेपरेट से काम कर रही हैं, तो अगर एक कस्टमर है, फर्ज कर लें कि जी शहराज नाम का एक कस्टमर है, वो सप्लाई कर रहा है चीजों का वेंडर के तौर पे, तो वो 10 कंपनियों को भी तो सप्लाई कर सकता है, जरूरी तो नहीं कोई एक कंपनी में ही होगा। तो उसका जनरल डाटा तो एक ही होगा, लेकिन वो हर कंपनी कोड के लिए अलग अलग उसके जो है ना वो डाटा बनाया जाएगा। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे ये GLs के लिए, बल्कि परसों, के GL के अंदर एक जो है ना वो है जनरल, कौन सा उसका सेगमेंट आता है, एक उसका चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट है और एक उसका कंपनी कोड सेगमेंट है। कंपनी कोड सेगमेंट के अंदर हर कंपनी उस GL की अपने लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन करेगी, ठीक है। कोई 5% टैक्स काटेगी, कोई 10% काटेगी, कोई PKR के अंदर पोस्टिंग करेगी, कोई US डॉलर के अंदर करेगी, कोई लाइन आइटम मेंटेन करेगी, कोई नहीं करेगी, एंड सो ऑन। और इस तरह से ये हर कंपनी की अलग अलग सेटिंग है।
सेम लाइक दैट कंपनी कोड सेट डाटा जो है वो भी हर कस्टमर का और वेंडर का सेपरेट से सेव होगा। हो सकता है कि एक कंपनी जो है ना अपने वेंडर्स को या कस्टमर को, एक कंपनी कहती है मैंने 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद अगर उसने पेमेंट ना की मैंने उसको फर्स्ट रिमाइंडर भेज देना। दूसरी कंपनी कहती है भाई नहीं मैं तो 15 दिन के बाद भेजूंगी। तीसरी कहती है कि मैंने भेजना ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो रिमाइंडर लेटर आप भेजते हैं कस्टमर्स को वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करेंगे। इसी तरह कोई कंपनी जो है वो कहती है कि मैं अपने वेंडर्स को अगर वो मुझे मैं उनको जो है वो पेमेंट्स करनी है मैंने वेंडर्स को, तो अगर मैं उनको 10 दिनों में करूं तो इतने % डिस्काउंट हो, 20 दिनों में करूं तो इतने दिनों में ड्यू हो जाओ। तो ये सारी चीजें जो है ये वेंडर टू वेंडर और कस्टमर टू कस्टमर हर कंपनी कोड का अलग अलग सिस्टम में सेव हो जाएगा। ऐसा नहीं हो और वो आपस में सर यूं कह सकते हैं, क्या हुआ? जिस तरह हमारी ब्रांचेज है पिंडी में भी इस्लामाबाद में भी, अब एक वेंडर हमारे पास एक ही कोड के साथ रजिस्टर होता है सिस्टम सही के है, अंदर, एपी के अंदर। तो सही वो है, क्या नाम है, हमारे डिफरेंट ब्रांचेज उसको अपने अपने तरीके से डील कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे जो ही है, डीलिंग उसकी एक ब्रांच के साथ हो रही है तो वो दूसरी के साथ नहीं हो रही होती, लेकिन नहीं ये हो है रही कि वो उसके जो भी काम हो रहा है उसके एक कोड पे चल रहा होता है। तो उसके ये भी इसी तरह है। बिल्कुल इसी तरह ही कोई उसमें ऐसी मतलब है कि मुख्तलिफ बात नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही उससे मिलता जुलता ही बात है। बस ये है कि वो आपकी ब्रांच है, यहाँ पे वो एक कंपनी है या एक सेपरेट से अदारा है। कंपनी अलग से कंपनी, हाँ, ठीक हो अब गया। एक और चीज देखें, ये जो वेंडर्स होते हैं या सप्लायर जिसको हम कह देते हैं, इस मतलब एक इसका जो आसान जो लफ्ज है वो तो हो गया सप्लायर। अब एसएपी ने, सॉरी SUPP, अब जो है एसएपी ने सप्लायर का लफ्ज यूज करना शुरू कर दिया। R3 और ECC के अंदर उन्होंने सप्लायर का वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने हमेशा वेंडर का लफ्ज ही यूज किया। जैसे वो हम पहले पहले जो है ना वो बाय का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, फिर जब हम बी काम में आए आई काम में आए तो पता चला जी बाय तो कुछ भी नहीं, लफ्ज असल लफ्ज तो जो है इस्तेमाल होता है अकाउंट्स के अंदर वो है परचेज। तो इस उस वक्त फिर बड़ा अजीब लगता था कि यार वो कैसे याद रखें कि बाय का परचेज का मतलब क्या होता है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता याद रहा करके अब हमें परचेज का लफ्ज बोलते हुए बिल्कुल अजीब नहीं लगता, बल्कि अब अगर हम बाय का लफ्ज बोलें तो वो हमें ज्यादा अजीब लगता है। इसी तरह वेंडर का लफ्ज जो है ये भी एसएपी ने R3 या शायद इससे भी पहले, मैंने R2 में काम नहीं किया, लेकिन ये तकरीबन आप कह लें कि ये शुरू से यही यूज कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने हाना के इंट्रोडक्शन के बाद अब वो जो है ना वेंडर का लफ्ज छोड़ रहे हैं और अब उसकी जगह जो है ना वो सप्लायर का जो है ना वो वर्ड यूज कर रहे हैं। अच्छा, वेंडर हो या सप्लायर हो या कस्टमर हो, ये दोनों जो है ये मुख्तलिफ काम जो है ना ये करते हैं साथ साथ। अभी अच्छा 10 मिनट है। अच्छा, एक तो ये है कि कस्टमर जो है वो हमेशा क्या करेगा, वो आपको चीजें सेल करेगा। ठीक हो गया, वो कभी भी आपसे चीजें खरीदेगा नहीं। सॉरी कस्टमर जो है वो हमेशा आपसे चीजें खरीदेगा। एक गाहक जो है, आप एक दो जगह पे बैठे हुए हैं, तो गाहक कौन होता है या कस्टमर कौन होता है जो आपसे चीजें आके खरीद लेता है। और इसके उल्ट में वेंडर कौन होता है या सप्लायर कौन होता है जो कि आके आपको चीजें बेचता है। वेंडर के लिए आप कस्टमर हैं और कस्टमर के लिए आप वेंडर हैं। ठीक हो गया बात? इसका मतलब है कि अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का जो डाटा एसएपी के अंदर सेव करते हैं हम, वो एक सेल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट सेव करते हैं। सेल और ऑर्गेनाइजेशन डाटा वो किसका होगा? कस्टमर का होगा। और सेम वेंडर से हम क्या करते हैं, चीजें खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं। तो इसका मतलब है कि वेंडर या सप्लायर का डाटा जो है वो किसी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो है वो सेव होगा। तो ये 3 मेन डाटा यानी कि कंसेप्ट हैं जो कि एसएपी के अंदर अलग-अलग बनाए जाते हैं। कि कोई भी कस्टमर हो या वेंडर हो, आपने उसका जनरल डाटा तो बनाना ही बनाना है और फिर उसके कंपनी कोड सेगमेंट की भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी ही करनी है। लेकिन कस्टमर के लिए आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ करनी है, और जो वेंडर की जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे
जब वो चीजें सप्लाई कर रहा होगा, वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अच्छा, अब देखें, इन बातों में हम थोड़ा सा और ज्यादा जो है ना, अब हमें इन चीजों को क्लियर कर लेना है कि अगर हम ये वाला सर एक और क्वेश्चन है। जी जी शुरू में आप कह रहे थे एक वेंडर जो है वो आपका कस्टमर भी हो सकता है रॉ मटेरियल आप उससे ले रहे हो लेकिन फिनिश गुड में वो आपके पास एज ए कस्टमर आ रहा हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो जब आएगा तो फिर हम तो उस उसका वक्त क्या करेंगे, उसका डाटा? हम जब वो हमारे पास एज अ कस्टमर होगा, तो फिर हम उसको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेव करेंगे। जब वो हमसे चीजें खरीद रहा ठीक है, बेच रहा होगा, हमें सप्लायर बन जाएगा, तो फिर हम उसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेव करेंगे। अच्छा, एक उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, एक ही जगह पे नहीं कर सकते, उसको दोनों जगह पे अलग अलग करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो अलग ही रहेगा। देखें ना, वो देखें, सेल आपकी अलग हो रही है ना, परचेज अलग हो रही है। आप उसको जी, इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए ठीक दोनों को है, अलग अलग रखने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जी, एक सफे के ठीक है। अंदर, एक ही लाइन के अंदर सेल भी रखें, परचेज भी रखें। सेल अलग रखनी है, परचेज अलग रखनी है। हाँ, ये है कि दोनों तरफ आप उस बंदे को यूज वेंडर और करेंगे। कस्टमर कोड के हवाले से पूछ रहा हूँ, वेंडर हाँ, और कस्टमर कोड के हवाले कोड आप से। एक ही यूज करेंगे। फर्ज कर लें, अगर ये यहाँ पे उसका शहजाद कोड। नाम है, वो सप्लायर भी है और कस्टमर भी है, और उसका जो है कोड जो है वो है, फर्ज करें A1003 सिस्टम में क्रिएट हो गया है, तो वही कोड जो है ना, वो एज अ कस्टमर के तौर पे भी होगा, वही एज अ वेंडर के तौर पे भी होगा। ठीक है, वो सेपरेट यही से नहीं बात होगा। पूछना चाह रहा था। हाँ, वो सेपरेट से नहीं होगा, वो सेम चलेगा। लेकिन ठीक हो डाटा गया। कहाँ कहाँ पे हमने उसको कॉन्फ़िगर करना है? हमने उसका कंपनी कोड का डाटा लाजमी बनाना है, और हमने उसका जनरल डाटा जो है ना, वो भी लाजमी बनाना है। ये जो दो डाटा है, ये इससे तो आप बाहर नहीं जा सकेंगे, ये तो लाजमी बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन अब सेल्स और परचेज ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है, ये आपके पास ऑप्शनल है कि ये आप उससे डाटा लेते हैं या नहीं लेते, या कॉन्फ़िगर करते हैं या नहीं करते। अब आपको ये वाली बात सही क्लियर नहीं हुई, मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए, ये अच्छा, सेल और परचेज के लिए एक बात आपने याद रखनी है कि सेल और परचेज आपके नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। सेल और परचेज आपके लॉजिस्टिक जो है, इसके अंदर आ जाती है। और लॉजिस्टिक के अंदर परचेजेस के लिए मटेरियल मैनेजमेंट है, और सेल्स के लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल है। ठीक होगी बात? एक तो आपने ये बात रखनी है याद है कि जब भी आप फिजिकल गुड्स की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं आप इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक की, ठीक है, तो फिर आपने लॉजिस्टिक के अंदर आ जाना है। और आपने लॉजिस्टिक के अंदर आके मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर अगर आप थोड़ा सा इसको खोल के देख लें, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक परचेजिंग है। और परचेजिंग का मतलब है कि कोई परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी। और इसी तरह सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देख लें, तो इसके अंदर ये सेल्स है, इसका मतलब है कि कोई सेल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तभी आप काम कर सकते हैं ना। अच्छा, एक चीज है कि आप जो है ना, नॉर्मल दो तरीके से एसएपी जो है ना, वो कहता है कि आप मेरे पास अकाउंट्स को मेंटेन कर लें, कस्टमर और वेंडर के। वो कहता है कि एक तो ये है कि आप सादा सादा काम करें, आप कस्टमर से इनवाइस ले लें, और उसको एज अ अपना अकाउंट रिसीवेबल बना के उसकी इनवाइस सिस्टम में डाल दें। और इसी तरह वेंडर से भी इनवाइस ले लें, और उसको अपना अकाउंट्स पेबल या अपनी एक लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटी के वो उसने जो मर्जी सप्लाई किया है। आप अपना स्टॉक शो ही ना करें, आप स्टॉक को मेंटेन ही ना करें। ठीक है, आप सिंपल कहेंगे जी शहजाद अहमद ने मुझे जो है ना वो 10,000 रुपए की इनवाइस दी है, मैंने उससे जो है ना वो फर्ज करें कि 20 चेयरें खरीदी हैं, लेकिन आप सिस्टम के अंदर कहीं पे भी जो है ना वो चेयर्स नहीं मेंटेन कर रहे। सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी मैंने जो है ना शहजाद से को मैंने पेमेंट करनी है 20,000 रुपए की, यानी कि सर्विसेज के गुड्स के अंदर। दो तरह की चीजें है ना, एक है कि आप एक जीएल बनाते हैं चेयर्स के नाम से, और एक है कि आप चेयर्स का एक मटेरियल भी बनाते हैं। दो चीजें हैं। देखिए, अगर तो मैं एक जीएल बनाता हूं, उसका मैं नाम रख लेता हूं चेयर, या कोई कोड चले फर्ज करें कि जैसे आपने वो एक्सपेंस का कोड बनाया हुआ है E1002,
और मैं उसका फिर अब नाम आगे रख लेता हूँ चेयर्स। और इसका मतलब है कि जब मैं इसके ऊपर एक्सपेंस बुक करूंगा, इस E1002 को डेबिट करूंगा, तो और मैं इसको फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि जी E1002 ये हो गया जनाब 1000 से डेबिट, और शहजाद जो है, जो मेरा सप्लायर है, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया 1000 से। अब इस एंट्री के अंदर क्या हुआ, इसमें मैंने कोई लिखा है कि मेरी चेयर जो है वो 20 चेयर्स हैं या 10 चेयर्स हैं या 2 चेयर्स हैं 5 चेयर्स हैं, कहीं पे भी नहीं ना लिखा। इसका मतलब है कि मैं स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा, जस्ट मैं एक्सपेंस मेंटेन कर रहा हूँ, और अपनी एक ये शहजाद जो जिसको मैंने क्रेडिट किया हुआ है, इस ये मैं अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं कि ओनली ये वाला जो दो पोर्शन है, जनरल डाटा और कंपनी कोड डाटा, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम सादी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करना। अगर मैं थोड़ा सा एक और इससे एडवांस जो है ना वो अपना मेंटेन करूं, तो उसमें मैं पहले क्या करूंगा, मैं एक पहले खुद से शहजाद को एक परचेज ऑर्डर इशू करूंगा। ठीक है, सॉरी, परचेज रेक्विजिशन, नॉट द परचेज ऑर्डर, बल्कि मैं शहजाद को परचेज रेक्विजिशन इशू करूंगा। नहीं, अच्छा नहीं, परचेज ऑर्डर ही होता है वो, रेक्विजिशन तो और चीज है, रेक्विजिशन तो पहले आती है। मैं उसको परचेज ऑर्डर को एक इशू करूंगा कि भाई मुझे 20 चेयर जो हैं उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, फलां तारीख तक चाहिए। वो जब मैं उसको इशू कर दूंगा, तो और वो जब जिस दिन मैं चेयर्स रिसीव कर लूंगा, तो फिर मैं अपने पास एक गुड्स जो है रिसीट भी करूंगा कि मैंने 20 चेयर्स रिसीव कर ली हैं। और जब मैं कहूंगा कि 20 चेयर्स रिसीव की हैं, तो इसका मतलब है कि मैं अपने स्टॉक को भी मेंटेन कर रहा हूँ। साथ ही मैं उसकी इनवॉइस जो है, जो उसने मुझे भेजी हुई है, वो भी मैं सिस्टम में इंटर करूंगा। और जब मैं वो इंटर करूंगा, तो उस वक्त मैं ये वाली एंट्री करूंगा। इस प्रोसेस के अंदर इसका मतलब है कि मुझे एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने मेंटेन करनी है, जिसके अंदर मैंने अपना मटेरियल क्रिएट करना है। और कह रहा था कि अगर हम ये सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करें, कि हम परचेज ऑर्डर इशू करें, फिर गुड्स को रिसीट करें, फिर इनवॉइस करें, तो इस काम के लिए जो है ना हमें अपने वेंडर्स का जो है ना जो डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कि उसका जनरल डाटा भी मेंटेन करेंगे, कंपनी कोड, और उसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी मेंटेन करेंगे। अगर मैं जस्ट उसकी इनवॉइस लेकर सिस्टम में डाल दूं ना, जिसमें मैं स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा, तो फिर मुझे ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे जनरल डाटा और कंपनी कोड डाटा जो है ना वो कस्टमर का या वेंडर का काफी हो जाएगा। तो अभी चूंकि हमने जितना काम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कर रहे हैं या अकाउंटिंग के अंदर कर रहे हैं, हमने लॉजिस्टिक के अंदर काम नहीं करना, तो इसलिए हम किसी भी वेंडर का या कस्टमर का सेल और परचेज का डाटा सिस्टम में मेंटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अलहदा से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है कि पहले परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाए, फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, फिर उसका वो साथ प्लांट बनाएं, प्लांट के थ्रू फिर आपस में इंटीग्रेशन करें, फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ दो और चीजें भी होती हैं, वो भी मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसलिए हम जो है ना ये नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो है ना जनरल डाटा और कंपनी कोड डाटा जो है ना वो उसको मेंटेन करेंगे। अच्छा, ये इसका मतलब हुआ कि जनरल डाटा मेंटेन करने की जो स्क्रीन है वो अलहदा है, उसका ट्रांजैक्शन कोड अलहदा है, कंपनी कोड डाटा मेंटेन करने की स्क्रीन अलहदा है, और उसका ट्रांजैक्शन कोड अलहदा है। और एक ऐसी स्क्रीन भी है जिसके अंदर ये दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि जनरल लेजर का जो कंसेप्ट था, उसमें हमने देखा कि ये एक स्क्रीन के अंदर सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट बनता है, और एक स्क्रीन के अंदर कंपनी कोड सेगमेंट बनता है, और एक स्क्रीन के अंदर हमने देखा ये दोनों काम भी बन हो जाते हैं। यानी कि वो शायद मैंने यहाँ पे वो टी कोड नहीं लिखे कि FS00 एक कोड है, एक FSP0 एक कोड है, और एक FSS लिखे हैं सब दो नीचे। लिखा हुआ था ये। अच्छा हाँ,
अच्छा अच्छा जी ठीक है, सर, सॉरी। ये सामने हाँ लिखा ये है। लिखा हुआ है, सही, सॉरी। तो ये वाले जिस तरह ये टी कोड सेपरेट से भी हैं और सेंट्रली भी हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने ऐसे किया है कि मसलन कस्टमर के लिए अगर हम आ जाएं, तो कस्टमर के लिए जो एक कोड था वो था, अच्छा ये याद रखिए कि एफ स्टैंड फॉर कंपनी, कंपनी कोड है। और मेरे ख्याल से यही है शायद, यानी कि अगर मैं कहूँ कि एफ डी डी, तो आपको पता है कस्टमर है, एफ डी 01 हो जाएगा। और इसी तरह सेंट्रली के लिए क्या है, एक्स, एक्स उन्होंने रखा हुआ है सारे काम के लिए, एक्स डी 01 हो जाएगा क्रिएट करने के लिए। और वेंडर के लिए जो है वो क्या आ जाएगा, एफ के 01 और एक्स के 01। इसी तरह जो चेंज के टी कोड होंगे वो एफ डी 02 होगा, एक्स डी 02 होगा। तो इस तरह का कुल मिला के मैं आपको बता रहा था, 25-30 ट्रांजैक्शन कोड हैं जो सारे के सारे obsolete हो गए और सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन कोड नया आ गया, वो है बिजनेस पार्टनर या बीपी जो है, वो टी कोड आ गया। अच्छा, अब अगर हम पुरानी स्क्रीन को, इस वक्त तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है ईसीसी का। अब जब हम ये बिजनेस पार्टनर ट्रांजैक्शन कोड बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये और क्रिएट में हम चले जाते हैं, क्रिएट पर्सन करें, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप, एक ही बात है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे दो चीजें हैं, एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट इन बीपी रोल, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग अलहदा है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ वैल्यूज अलहदा से होंगी जो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर तक होंगी। ये देखें जैसे ये 0001, 0002, 0022 एंड सो ऑन। और इसके अंदर जो है क्रिएट इन बीपी रोल, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज 6 कैरेक्टर की अलहदा अलहदा से होंगी। जैसे ये 000000 है, 95FLCU है, ABCD किसी ने बनाया है, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने खुद से बनाई हुई हैं। तो ये क्या चीज है, एक होगी ग्रुपिंग, एक हो गया क्रिएट इन बीपी रोल्स, ये मुख्तलिफ चीजें। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इनमें क्या, पहले पहले स्क्रीन के अंदर वेंडर और कस्टमर क्रिएशन के स्क्रीन के अंदर क्रिएट इन बीपी रोल वाली स्क्रीन नहीं थी, ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं था, सिर्फ ये ग्रुपिंग का मेन्यू होता था, वेंडर ग्रुप और कस्टमर ग्रुप, वो भी और होता था। अब ये इन्होंने यहाँ पे एक नया दे दिया है ग्रुपिंग के नाम से जो है। तो ये जो है ना, अब हमने इसको देखना है कि ये क्या है। अच्छा, जैसे अभी हमने एक बात की कि हमने कहा कि फर्ज करें कि वो जैसे अभी हमने कहा कि ये एक बड़ी चार दीवारी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है एक, जो है वो एक पोर्शन ये बना हुआ है, एक पोर्शन जो है ये बना हुआ है, ठीक है, एक पोर्शन जो है वो ये बना हुआ है, और इसी तरह एक पोर्शन ये बना हुआ है। इस पूरी चार दीवारी का जो है ना वो नाम रख देते हैं हम बीपी। ये टी कोड है इसके अंदर जाने का, जब तक आप ये टी कोड नहीं चलाएंगे या आप इस चार दीवारी के अंदर जा ही नहीं सकते। इन अंदर घरों में तो जाना बात की बात है, पहले आप इस मेन गेट से अंदर जाएंगे तो तब ना। तो इस बिल्डिंग बड़ी एरिया के अंदर जाने के लिए आपने ये ट्रांजैक्शन कोड ये लगाना है। पहले क्या था, ईसीसी के अंदर ये चार दीवारी थी ही नहीं, तो इसलिए आप अलहदा अलहदा जिस पोर्शन में जाना चाहते थे वो चले जाते थे। मसलन इस एक पोर्शन का नाम मैं रख देता हूँ वेंडर, इसका नाम रख लेते हैं जी कस्टमर, और इसका नाम रख देते हैं जी कस्टमर इन क्रेडिट मैनेजमेंट, और इसका एक नाम रख देते हैं बैंक इन बीएसएम, वो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी बीएमएस, नॉट द बीएसएम, बीएमएस, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले क्या था, अगर आपने सिर्फ कस्टमर बनाना है, आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, आप डायरेक्ट इसका जो टी कोड है आप वो एग्जीक्यूट करते थे तो आप कस्टमर बना लेते थे। वेंडर के लिए आप डायरेक्ट वेंडर बनाते थे, उसका टी कोड चलाते थे और वेंडर बन जाता था। कस्टमर को अगर आपने क्रेडिट मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आप जो है ना वो कर लेते थे। एक मिनट।
लेकिन अब वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने इन सारे फंक्शन को इकट्ठा किया और उसके बाहर एक चार दीवारी डाल दी। उस चार दीवारी को तो आपने तय कर लिया बीपी के नाम से, लेकिन जब आपने इधर आना है कस्टमर को बनाने के लिए या वेंडर को बनाने के लिए, तो अब कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि अब आप इस चार दीवारी के अंदर क्या काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अब आपने हर पोर्शन में जाने के लिए क्या यूज करना है, बीपी रोल। ठीक हो गया। तो ये जो है हर बीपी रोल जो है वो हर काम के लिए जो है ना वो उन्होंने बना दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो इस स्क्रीन के अंदर ये जो बीपी रोल है, ये एसएपी के अंदर जहां जहां पे भी बिजनेस पार्टनर इस्तेमाल होते हैं उन सब के लिए उसने अलहदा अलहदा रोल जो है ना वो यहाँ पे बना दिए। मतलब वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कोड खत्म हो गए। जो पहले थे, मतलब आपने कोई कलेक्टर बनाना है, अल्टरनेट पेयर बनाना है, गारंटर बनाना है, बेनिफिशियरी बनाना है, काउंटर पार्टी बनाना है, पहले इनके अलग अलग टी कोड होते थे सिस्टम में। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब उन्होंने वो सारे के सारे खत्म कर दिए और एक स्क्रीन बीपी के अंदर ले आए और यहां से उन स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम बीपी रोल बनाते हैं। तो अब जो है बीपी रोल जो है वो उन्होंने बना दिया। अब आपको मतलब थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाएगा कि बीपी रोल का क्या फायदा है। कि बीपी रोल जो है वो क्या करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि वो जो पुरानी फंक्शनैलिटीज थी जो अलहदा से कहीं डिफाइन हुई थी उनको एक्सेस करने के लिए जो है वो, अब आप समझ लें कि ये उसका एक दरवाजा है। सेकंड, जो अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुपिंग है ये क्या चीज है, ये भी तो इसके भी तो कुछ काम है। तो पहले पहले क्या होता था, पहले जो था ये अभी भी उसी तरह ही है, लेकिन उसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी क्या कर दी, एडवांस यानी कि उसको कर दिया। जिस तरह अभी हमने बात की पिछले एक आध लेक्चर में कि पहले हमारे पास क्या होता था, जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट का एक ग्रुप होता था, ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट। और ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट जो था उसके क्या काम होते थे, ये जो है वो हमने कहाँ बनाया है ग्रुप से, वो इधर है इसमें। हाँ, ये जो ग्रुप्स इन चार्ट ऑफ अकाउंट हैं ये हमने क्यों बनाए, इनके दो फायदे हमने देखे। एक तो वो नंबर रेंज को कंट्रोल कर रहा है और एक वो कंपनी कोड के सेगमेंट के अंदर जो फील्ड है उनके स्टेटस को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम बीपी वेंडर ग्रुप भी बनाते थे पहले, वेंडर ग्रुप और कस्टमर ग्रुप ये भी हम बनाते थे और अब भी बनाएंगे। इनके क्या क्या फायदे हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के वेंडर और कस्टमर जीएल के जो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ग्रुप्स बनते थे, ये भी बिल्कुल उसी तरह। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक फायदा ये होगा कि ये उसकी नंबर रेंज को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल द नंबर रेंज। दूसरा फायदा वही जो उधर भी लिखा हुआ है, यानी कि कंट्रोल द फील्ड स्टेटस ऑफ वेंडर कस्टमर। एक और फायदा जो है वो उसने बता दिया जो कि पहले वहां पे नहीं था, जीएल के अंदर नहीं था, कि वेंडर जो है या कस्टमर जो है वो वन टाइम है या नहीं है। अब वन टाइम वेंडर और कस्टमर का क्या है मतलब, देखिए जब आप एक आपका कस्टमर जो एक परमानेंट आपके साथ बिजनेस कर रहा है, कितना ज्यादा डाटा आपको मेंटेन करना पड़ता है उसके अंदर। अगर हम ये देखें तो ये देखें आपने, ये नेम, सीएनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ लिविंग, बैंक डिटेल्स और भी करस्पॉन्डेंस की बहुत सारी एड्रेसेस मेंटेन करते हैं आप, ईमेल एड्रेस, हाउस एड्रेस, कंपनी एड्रेस, फिर उसके अंदर भी बहुत सारी उसके टैक्स नंबर, एनटीएन नंबर, सेल्स टैक्स नंबर और बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि मेंटेन होती हैं। वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 50-60 फील्ड्स हैं जो अगर आप मेंटेन करना शुरू कर दें तो आपका बड़ा टाइम उसमें लगेगा। अब फर्ज करें कि एक बंदा आता है, आपने एक चीज खरीदनी है और आपको पता है कि इस बंदे से अगर हम ये चीज खरीद रहे हैं ना, शायद ही अगले 10 सालों में हम कभी इससे खरीदें, या इस बंदे को बेच रहे हैं तो शायद ही कभी हम अगले 10-12 साल 20 साल के बाद हम बेचें।
इसका मतलब है कि वो वेंडर और वो कस्टमर जो है ना वो वन टाइम वेंडर है या वन टाइम कस्टमर है। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपने डेटाबेस को एक लॉन्ग टर्म के लिए ऑक्युपाई नहीं कर सकते, क्योंकि देख ना आप उसका बनाएंगे, कितने ज्यादा टेबल्स हैं जो बैक एंड पे पॉपुलेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टेबल है, एक कस्टमर का जनरल डाटा का टेबल अलहदा है, कंपनी कोड डाटा का अलहदा है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का अलहदा है, उसके अंदर कोई 60-60 70-70 फील्ड्स हैं वो पॉपुलेट हो रही होती हैं बैक एंड पे, उसके पीछे लॉजिक्स हैं। और फिर जब आपका सर्च क्राइटेरिया चलता है कोई भी चीज को ढूंढने के लिए, तो वो भी तो एक रिकॉर्ड है ना, उसको भी तो उसने बाईपास करना है, उसको भी तो सर्च करके निकलना है। उससे आपकी सर्च जो है वो इंडेक्सिंग जो है वो भी इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं, एसएपी कहता है कि जो आपका वन टाइम वेंडर या वन टाइम कस्टमर हो, आप उसके लिए परमानेंट सिस्टम में रिकॉर्ड ना बनाएं। जस्ट आप उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप उस वक्त डालें जब आप इनवाइस पंच कर रहे हो। जो ही आप इनवाइस पंच करके सेव करेंगे, वो इनवाइस के साथ ही सेव होगा, उसके नाम पे चेक निकल जाएगा, ये उसके नाम से रिसीविंग आ जाएगी परमानेंट। जब आप कोई रिपोर्ट शिपोर्ट चलाएंगे ना वेंडर्स की या कस्टमर्स की, तो उसके अंदर वो नहीं आएगा। तो उनको, तो ये जो आपका वेंडर का ग्रुप है या कस्टमर का ग्रुप है, ये आपको ये भी हेल्प करने में बताता है कि ये जो आपने वेंडर बनाने हैं या कस्टमर बनाने हैं, ये वन टाइम हैं या नहीं है। ये एक तीसरा एडिशनल बेनिफिट है जो कि वो जीएल के अकाउंट ग्रुप्स के अंदर जो था वो नहीं था। इसके बाद ये ग्रुप्स तो पहले भी बनाए जाते थे, ये वेंडर ग्रुप और कस्टमर ग्रुप जो है ना ये पहले भी बनाए जाते थे, अब भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ अब हम एक और ग्रुप भी बनाते हैं, उसको कहते हैं बिजनेस पार्टनर ग्रुप। ये जो बिजनेस पार्टनर ग्रुप है, देखें जरी बात है, जब आप बिजनेस, अब आप कहते हैं कि पहले मैं सिर्फ जस्ट डाटा सेव करूं, शहजाद अहमद इकबाल का डाटा सेव करना है, इसको हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये वेंडर है, कस्टमर है, बैंक है, जो भी है बाद में करेंगे, पहले इसका हम डाटा तो सेव करें ना। इसका मतलब है कि पहले आप उसको पार्टनर बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, पर बिजनेस पार्टनर की। तो इसका मतलब है कि बिजनेस पार्टनर की भी तो एक नंबर रेंज होगी ना, जो सेव करेंगे तो वो सिर्फ उससे नंबर रेंज निकलेगा। तो वो कहता है कि आप पहले बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाएं, उसको एक नंबर रेंज असाइन करें, और उसके बाद जब सेव करेंगे जनरल डाटा उसका, तो बिजनेस पार्टनर की जो नंबर रेंज होगी वो उसको साइन हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो, अब आप बाद में जब आप वेंडर बनाएंगे उस बिजनेस पार्टनर को, तो जो वेंडर का जो ग्रुप है वो, जो उसका नंबर रेंज होगी वो उसको साइन हो जाएगी, जो कस्टमर का है वो उसको नंबर रेंज है वो साइन हो जाएगी। तो कहने का मकसद है, और फिर आपस में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बीपी ग्रुप एंड वेंडर कस्टमर ग्रुप। मतलब है कि आपने बिजनेस पार्टनर ग्रुप भी बना लिया, वेंडर भी बना लिया, या बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाया और कस्टमर बनाया, तो आपने इनकी बिजनेस बीपी ग्रुप की वेंडर ग्रुप के साथ और कस्टमर ग्रुप के साथ शेक हैंड करवाना है, ताकि बीपी को पता चल जाए कि मेरे साथ कौन सा वेंडर ग्रुप असाइन हुआ हुआ है और कौन सा कस्टमर ग्रुप असाइन हुआ है, और मैंने कहाँ से नंबर रेंजेस जो है वो सिस्टम में जाके क्रिएट करनी है और असाइन करनी है। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे फिर हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह वेंडर ग्रुप और कस्टमर ग्रुप और बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनते हैं, कैसे नंबर रेंजेस होती हैं। एसएपी के अंदर नंबर रेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको भी जब आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं आपको भी बहुत अंदाजा होगा कि कुछ जगहों पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो नंबर रेंजेस होती हैं, ये शायद हमने पहले भी बात कर रही है कि नहीं की, कि ये दो तरह की होती हैं। एक नंबर वो होती है, नए रेंज होती है जो एक्सटर्नल नंबर रहती है। एक्सटर्नल नंबर रेंज जो है वो कौन सी नंबर होती है, जिसमें आप नंबर पहले खुद डालते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहर से आप डालते हैं, फिर आप डाटा लिखते हैं और सेव कर देते हैं। और दूसरी नंबर रेंज होती है इंटरनल नंबर रेंज। इंटरनल नंबर रेंज में क्या होता है कि आप डाटा डालते हैं, सेव का बटन दबाते हैं, तो सिस्टम खुद से उसको एक नंबर असाइन करता है, आप नहीं असाइन कर रहे। तो ये दो तरह की नंबर रेंजेस होती हैं, एक्सटर्नल नंबर रेंज और इंटरनल नंबर रेंज। एक्सटर्नल नंबर रेंज आप खुद से कंट्रोल करते हैं, आप चाहें तो पहले एक दफा 10 नंबर बताएं, फिर 20 नंबर डाल दें, 40 बता दें, फिर 2 नंबर डाल दें,
तो उसमें सिस्टम जो है ना वो नेक्स्ट नंबर मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनल नंबर एक सीक्वेंस के साथ चलता जाता है, तो उसके अंदर जो है ना वो डाटा जो नेक्स्ट नंबर जो है ना वो अवेलेबल होता है, और एसएपी को पता होता है कि अभी मेरे पास और नेक्स्ट टोटल मेरे पास कितने नंबर पड़े हुए हैं, और वो एंड नियर टू एंड आपको वार्निंग भी दे सकता है कि भाई नंबर रेंजेस खत्म हो रही हैं, तो नए नंबर रेंज अरेंज करें, ताकि इसके बाद जो भी प्रोसेस चल रहा है, इनवाइसिंग चल रही है, कोई चेक इशू हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना वो सिस्टम जो है ना वो उसको अकोमोडेट करेगा। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कल कि जो वेंडर और कस्टमर्स हैं वो अब इस एसएपी के अंदर जो है एस फॉर हाना के अंदर जो है वो क्या आ गए, अब एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पे जो है ना वो उनका जो है ना वो नया एक स्टेटस भी बन गया। वो वेंडर और कस्टमर रहेंगे उसी तरह ही रहेंगे, लेकिन अब उनको थोड़ा सा और उन्होंने ना जो उनका स्टेटस है ना वो चेंज कर दिया है, और अब वो जो है ना अब एज अ बिजनेस पार्टनर के तौर पे भी सिस्टम में जो है ना वो क्रिएट हुआ करेंगे। और हमने ये भी देखा कि उसके लिए कुछ अकाउंट ग्रुप्स हैं, कुछ रोल्स नए बन गए हैं, जिनसे ये आइडेंटिफाई होता है कि अब आपने बिजनेस पार्टनर के साथ क्या करना है। तो हम अब इसको एसएपी सिस्टम के अंदर भी देखते हैं कि इसको हम किस तरह से ये सारा कुछ कर सकते हैं। कि हमने ये देखा कि पहले पहले जो है वो वेंडर और कस्टमर अकाउंट ग्रुप भी बनता था, वेंडर अकाउंट ग्रुप, कस्टमर अकाउंट ग्रुप, और इनके हमने तीन फायदे देखे। जो जनरल लेजर अकाउंट ग्रुप है या जो चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप है, उसके हमारे पास दो फायदे थे, एक वो नंबर रेंज को कंट्रोल करता है और एक फील्ड के स्टेटस को। अब हमने ये देखा कि वेंडर अकाउंट ग्रुप और कस्टमर अकाउंट ग्रुप जो है वो उसके तीन फायदे हैं। पहले दो तो उसी तरह ही है, नंबर रेंज को कंट्रोल करता है और फील्ड स्टेटस को भी कंट्रोल करता है वेंडर और कस्टमर की, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखता है कि क्या वेंडर या कस्टमर आपका वन टाइम है या नहीं है। अगर वन टाइम है तो आप उससे अलहदा से भी बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि वन टाइम जो है उसको आप एज अ परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पे सिस्टम में क्रिएट करें। इसके साथ साथ पहले पहले सिर्फ यही होता था, एक वेंडर ग्रुप बना लिया और एक कस्टमर ग्रुप बना लिया, और इससे ज़्यादा आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती नहीं थी एसएपी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया कि साथ आपने एक बिजनेस ग्रुप, बिजनेस पार्टनर ग्रुप भी बनाना है, बीपी ग्रुप, और इस बीपी ग्रुप को आपने वेंडर ग्रुप के साथ और इसी बीपी ग्रुप को कस्टमर ग्रुप के साथ जो है ना वो इन लाइन कर देना है, ताकि आपकी जो पुरानी जो फंक्शनैलिटी है और जो नई फंक्शनैलिटी है वो आपस में क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। सर ये आज हम कंट्रोल दी फील्ड स्टेटस को अगर आप सिस्टम पे कुछ समझाएं किस तरह ये कंट्रोल ये करता अभी है। हम ये देखेंगे, बल्कि हमारे पास वो भी रहती है जो जीएल की फील्ड्स हैं, उनको भी हमने देखना है कि जी, वो कैसे कंट्रोल करता है, इसको भी हम देखेंगे कि क्या कंट्रोल करता है। सिर्फ अभी आपने वो वाली एक बात याद रखनी है कि जो हमने ये क्योंकि बात, ये वर्डिंग से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं आ हाँ, रहा। बस आपने ये एक बात याद रखनी है, जो हमने एक बात की थी कि टोटल जो है वो हमारी कितनी फील्ड होती हैं, ये वाली फील्ड का जो स्टेटस है वो ये वाला बस आपने याद रखना है, फील्ड स्टेटसेस। IDRO। हाँ, कि फील्ड आपकी या हाइड हो सकती है या डिस्प्ले हो सकती है मोड में, या रिक्वायर्ड मोड में हो सकती है या ऑप्शनल मोड में हो सकती है। और हाईएस्ट प्रायोरिटी एच हाइड की है, फिर डिस्प्ले की, फिर रिक्वायर्ड की, और फिर ऑप्शनल की। अभी अब बस आप इसको इतना याद रखें, हम इसको देखेंगे कि फिर ये कैसे जो है ना इसको हम एक्चुअली एसएपी में कैसे देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि खालिद साहब का माइक जो है वो बंद हो जाता है। खालिद साहब को चैट का ऑप्शन बता दें, वहां लिख दिया करें अगर कोई चीज पूछनी हुआ करे। नहीं, अगर वो लिख भी देंगे ना तो वो मेरे सामने तो वो स्क्रीन नहीं होगी, फिर मुझे बार बार ने क्या करना है। सबसे पहले हमने पुरानी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वेंडर और कस्टमर। अच्छा, इससे भी पहले अभी वेंडर और कस्टमर की कॉन्फ़िगरेशन से पहले, हाँ चलें ठीक है, वो कर लेते हैं, ये ठीक है। SIMG चला रहे हैं ट्रांजैक्शन कोड, या SPR और ट्रांजैक्शन कोड चला रहे हैं, एक ही बात। यहाँ पे आएंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेएबल। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, कस्टमर की कर लें या सप्लायर की कर लें। अब ये देखें इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया वर्ड सप्लायर, पहले यहाँ पे लिखते थे वो वेंडर अकाउंट्स, अब इन्होंने हाना 2021 और उससे ऑनवर्ड जो है ना वो चेंज कर दिया, और अब वो यहाँ पे सप्लायर लिख रहे हैं। लेकिन इसको आप खोलेंगे ना तो इसके अंदर फिर जो है ना वो फिर उसी तरह कहीं कहीं पे इन्होंने वो वेंडर्स वगैरह के लफ्ज लिखे हुए हैं। अच्छा, ये प्रिपरेशन फॉर सप्लायर मास्टर डाटा, और यहाँ पे अब वो देखें कहाँ ये कह रहा है
डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। इसका मतलब है कि इस यहाँ पे आप अकाउंट ग्रुप बना सकते हैं स्क्रीन लेआउट के भी। अभी हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक हम अकाउंट ग्रुप बना लेते हैं, मतलब 1302 ही बना चलें, 1301 बना लेते हैं, बल्कि 02 बनाते हैं। और अच्छा, ये अकाउंट ग्रुप इसलिए भी आप बना सकते हैं कि फर्ज करें आप सिटी वाइज अलग अलग अकाउंट वेंडर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस तरह बना लें, या कंट्री वाइज भी बनाना चाहते हैं या प्रोडक्ट वाइज बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको वो ना डुप्लीकेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। फर्ज करें आपने सिटी वाइज तो बना लिया, ठीक है, एक मिस्टर अमजद है वो आपको रावलपिंडी में सप्लाई कर रहा है। अब आपने लाहौर के बनाने, आप एक मैंने ये फर्ज करें ये एक अकाउंट ग्रुप बनाया ना मैंने, मैं इसका नाम रख लेता हूँ रावलपिंडी। अब जितने भी मेरे रावलपिंडी के वेंडर होंगे ना, वो जब मैं क्रिएट करूंगा तो उनके लिए मैं ये वाला जो है ना अकाउंट ग्रुप चूज करूंगा। लेकिन उस वक्त मसला बन जाएगा कि फर्ज करें मिस्टर अमजद अगर रावलपिंडी में है और वही बंदा कल को वो लाहौर शिफ्ट हो जाता है, फिर वहां से चीजें सप्लाई करता है, तो फिर आप उसका जो डाटा है वो आपको वो पुराने अकाउंट ग्रुप के अंदर ही रखना पड़ेगा। पहले पहले ईसीसी के अंदर या R3 के अंदर अकाउंट ग्रुप को चेंज करना आसान होता था। अब जो है ना वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन जो है ना वो अकाउंट ग्रुप चेंज करना मुश्किल है। अच्छा, एक तो देखें यहाँ पे उसने कहा कि जी एक उसका यहाँ पे ही फायदा आपको नजर आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ है वन टाइम अकाउंट। अगर मैं इसको टिक कर दूं तो ये वाला जो अकाउंट ग्रुप है 1302, इससे जो भी वेंडर बनेगा वो वन टाइम होगा। और अगर मैं इसको ये टिक नहीं करता तो ये परमानेंट वेंडर के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। दूसरा फायदा हमने ये देखा कि वो है फील्ड के स्टेटस को। अभी कल हमने बात की है कि जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स उनका तीन तरह का डाटा है। एक जनरल डाटा है, एक कंपनी कोड का डाटा है, और एक उसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वेंडर्स के लिए। और कस्टमर का भी तीन तरह का डाटा होगा, जनरल डाटा, कंपनी कोड डाटा और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का डाटा। ये अलग अलग सिस्टम में सेव होते हैं, इनके अलग अलग से टेबल्स हैं पीछे पीछे बने हुए। वो एक इसका जो है वो LFA1 B1 और S, इस तरह के टेबल हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये अभी हम बना रहे हैं वेंडर का या सप्लायर का अकाउंट ग्रुप, तो यहाँ पे देखें ये फील्ड स्टेटस के अंदर तीन यहाँ पे फील्ड के ग्रुप आ रहे हैं, जनरल डाटा, कंपनी कोड डाटा और परचेजिंग डाटा। जो भी हमने फील्ड चेंज करनी होगी आप उसको, अगर जनरल डाटा में कोई चेंज करना चाहते हैं, कंपनी कोड में, आप उसको उधर ही डबल क्लिक करें और फिर एड्रेस में जाएं तो ये देखें अब यहाँ पे चार कॉलम आ गए हैं, सप्रेस मी, हाइड और रिक्वायर्ड और ऑप्शनल और ये डिस्प्ले मोड। तो ये हर फील्ड को आप कोई ना कोई स्टेटस दे सकते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे इसको जो है ना फील्ड के स्टेटस चेंज होते हैं। तो इस तरह आप एक वक्त में आप मल्टीपल अकाउंट ग्रुप बनाना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी अपनी स्ट्रेटजी क्या है कि आप अकाउंट ग्रुप्स को किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। एक्चुअली तो जो उसका टेक्निकल पर्पस है वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसके तीन फायदे हैं। एक फायदा ये है कि वो आपके नंबर रेंज को कंट्रोल करेगा। अभी हम उसको देखते हैं। दो फायदे हमने यहाँ पे देख लिए कि क्या वेंडर या कस्टमर वन टाइम है या नहीं है, और उसने फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल करना है। फील्ड के स्टेटस को कैसे कंट्रोल करना है वो हम देख लेते हैं, लेकिन आपको ये पता चल गया कि इधर ही वो जगह बनी हुई है जहां से हम फील्ड के स्टेटस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने एक ये बना लिया कस्टमर, एक हम और जो है ना वो कस्टमर का अकाउंट बना लेते हैं वन टाइम 1303, और वेंडर वन टाइम फॉर कंपनी कोड 1302। अब हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे तो क्या कह रहा है कि जब आप ये बनाना चाहते हैं तो क्या एड्रेस के अंदर वैल्यूज को स्किप करना चाहते हैं कि नहीं। हम कहेंगे बिल्कुल हम स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो एड्रेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। हमने तो वो उस वक्त लिखना है जब हम इनवाइस पंच कर रहे हो, तो हमें मास्टर डाटा के अंदर इसको रखने की जरूरत नहीं है। ये हमने दो अकाउंट ग्रुप बना लिए वेंडर्स के अंदर या सप्लायर्स के अंदर, 1302 और 1303। एक हमारा 1302 परमानेंट है और 1303 जो है वो हमारा वन टाइम है।
साथ ही हम इनको एक, यहाँ पे अगर आप ये देखें, क्रिएट नंबर रेंज और असाइन नंबर रेंज, ये दो आ रही ऑप्शन। पहले हम क्रिएट में जाते हैं, नंबर रेंज को देखते हैं, क्रिएट करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कोई असाइनमेंट करने के लिए है या नहीं। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे तीन बटन आ रहे हैं, एक है ये इंटरवल, इंटरवल और एनआर स्टेटस। पहला इंटरवल जो है ना, उसके साथ एनक बनी हुई है, एनक जहां पे भी आएगी वो डिस्प्ले के लिए आएगी। ये पेंसिल जी जो है, ये जहां पे भी आएगी चेंज के लिए आएगी, और क्रिएट के लिए आपको पता है वो एक सफेद सा बटन आइकन सा होता है। ये एनआर स्टेटस का मतलब है कि नंबर रेंज का जो एक स्टेटस है, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे चेंज करेंगे। हम एन इंटरवल चेंज में आते हैं। अच्छा ये देखें, अगर जब आप नंबर रेंज में आप आए थे, तो यहाँ पे उसने कोई नहीं पूछा कि ये नंबर रेंज किसी कंपनी कोड की देखना चाहते हैं, कंट्रोलिंग एरिया की देखना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि ये नंबर रेंज एक ऐसी नंबर रेंज है जो कि क्लाइंट लेवल के ऊपर डिफाइन है। क्लाइंट लेवल से मुराद है लोएस्ट लेवल पे डिफाइन है, सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो इससे फायदा हासिल कर सकती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि इंटरवल के अंदर, अब ये देखें इसके अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे तो नहीं नजर आ रहा। अब ये देखें, किसी ने एक नंबर रेंज बनाई है #1 के नाम से, ये वाली। उसमें उसने कहा कि 70001 से लेकर 70009 तक, यानी कि उसने सिर्फ 9 नंबर जो है ना वो यूटिलाइज किए हैं, और मैक्सिमम नंबर यूटिलाइज हो चुका है ये, यानी कि ये नंबर रेंज एक्सपायर हो गई है। एनआर स्टेटस से मुराद है कि इस वक्त लास्ट कौन सा नंबर इस्तेमाल हो चुका है, तो ये वाला नंबर इस्तेमाल हो गया, तो ये वही वाला नंबर है जो कि इसने यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये नंबर रेंज तो एक्सपायर है। अब ये एक नंबर रेंज है, ये किसी ने बनाई हुई है 8001999239, और ये 1999280। ये तकरीबन आप कह लें कि 239 से लेकर 280 तक है। उसमें से भी 273 तक इस्तेमाल हो चुके हैं, तकरीबन बाकी 7 जो है ना वो रह चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी बेतहाशा नंबर रेंजेस पड़ी हुई हैं, ये लोगों ने टेस्ट पर्पज के लिए बनाई हुई हैं। अब अगर आपने कोई अपने लिए नई नंबर रेंज बनाना चाहते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है, इसमें से कोई नंबर रेंज को ढूंढना। पहले तो आप नंबर ढूंढ लें, फर्ज कर लें, देखते हैं कि 8 9, दो अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर की होगी, #W है और हैश, मेरे ख्याल से X नंबर खाली है हमारे पास। उन्नीस #W हम बना लेते हैं। अब देखते हैं कि कोई नंबर रेंज खाली भी है कि नहीं, तो उसके लिए ये एक बटन बना हुआ है ऊपर, फ्री इंटरवल्स। आप ये दबाएंगे तो वो आपको बताएगा कि फ्री इंटरवल जो है वो कितने हैं। कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ नंबर, मल्टीपल स्टेरिक 0। ये कौन सी नंबर रेंज है जिसकी वजह से उसने, जिसको वो रीड ही नहीं कर सका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल अकाउंट रिसीवेबल, पेबल, सप्लायर, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन, डिफाइन अकाउंट ग्रुप। अच्छा ये तो हमने कर लिया ना। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट नंबर रेंज फॉर एक्स के N1। राइट साइड पे नीचे देखेंगे तो ये इसका टी कोड आ रहा है। अच्छा स्टेरिक 0 के अंदर वो कह रहे हैं, स्टेरिक 0 ऐसी कौन सी नंबर रेंज है इसकी। इसको डबल स्टेरिक 2 C D J K N।
या किसी नंबर रेंज के अंदर तो नहीं उसने कोई ऐड कर दिया स्टैटिक EM EZ। अच्छा ये हो गया। KNN0 QD99। सर इसमें फाइंड का बटन नहीं होता? नहीं इसमें फाइंड नहीं, इसमें फाइंड भी नहीं, पोजीशन भी नहीं इन्होंने दी है। वरना और एक वो ऊपर प्रिंट का होता था वो भी नहीं दे। ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। नंबर रेंजेस तो सारी ठीक ही लग रही। अच्छा चलें फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने एक नंबर रेंज फाइंड कर ली, एक इंटरवल फाइंड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऊपर एक आ रहा है इंसर्ट लाइन, इंसर्ट लाइन, और यहाँ पे हम फर्स्ट कर लें कि कहते हैं कि जी हैश W, ये जो है ना वो मैंने देखा था वो खाली है, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि फर्स्ट एज्यूम करते हैं कि ये नंबर रेंज अभी खाली है 600 से लेकर 700 तक। अच्छा ये जब आप नंबर रेंज क्रिएट करेंगे तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको इंटरनल बना लें या एक्सटर्नल बना लें। अब आप देखेंगे कि राइट साइड पे एंड में एक चेक बॉक्स आ रहा है एक्सटर्नल का, अगर तो मैं इसको ये टिक कर दूं तो ये नंबर रेंज जो है ना वो एक्सटर्नल हो जाएगी। मतलब है कि ये नंबर मैं जिसको भी असाइन करूंगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से उसको नहीं नंबर असाइन करेगा, बल्कि जब यूं ही क्रिएट करने लगूंगा तो वो सिस्टम कहेगा कि पहले भाई इधर नंबर लिखें इस नंबर रेंज के अंदर से जो आपने असाइन की हुई है, और उसके बाद आप डाटा सेव करना शुरू करें। और अगर मैं इसको नहीं करता ये चेक बॉक्स, इसका मतलब है कि ये हैश W वाली जो नंबर रेंज है ये इंटरनल नंबर रेंज हो जाएगी। एक चीज याद रखें कि जो इंटरनल नंबर रेंज होती है जिसमें आप ये चेक बॉक्स को टिक नहीं करते वो हमेशा न्यूमेरिक होगी। एक्सटर्नल के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप इसको एक्सटर्नल नंबर अगर आप ये लिखते हैं टिक कर देते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्ज करें ये आप ऐसे लिख सकते हैं ABC 600 टू ABC 700, ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ये ले लेगा। वो किधर क्या हैश W, ये आ गया ये नंबर रेंज जो अभी मैं बना रहा हूँ। अभी इसने इसके ऊपर कोई एरर नहीं दिया, लेकिन ऐसी नंबर रेंज को आप इंटरनल नहीं बना सकते। मतलब अगर मैं करूंगा तो मेरा ख्याल है शायद वो एरर दे, फ्रॉम नंबर मॉडिफाइएबल ओनली व्हेन स्टेटस इज इनिशियल इंटरवल हैश W। वो कहता है कि ये इस तरह जो है ना इसका निश्चय जो है फ्रॉम नंबर मॉडिफाइएबल ओनली व्हेन स्टेटस इज, वो कहता है कि इसके अंदर जो है आप ऐसे नंबर नहीं रख सकते, इसका स्टेटस आप पहले इनिशियल करें या ब्लैंक होना चाहिए ना ये शुरू में। अच्छा और एक और बात इसमें ये याद रखें कि नंबर रेंज एक दूसरे के अंदर भी नहीं हो सकती, जिसको हम कहते हैं ना ओवरलैपिंग। अगर मैं देखेंगे इंटर करता हूं, अब देखें वो कह रहा है कि ये जो है ना फ्रॉम नंबर मॉडिफाइएबल ओनली व्हेन स्टेटस इज इनिशियल इंटरवल हैश 7। You have tried to change the lower limit of an interval which has status executed 600 to 7। अगर मैं इसको 300 देता हूँ, स्टेटस इज इनिशियल। अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टेटस जो है वो 300 होना चाहिए यहाँ। लेकिन कहने का मकसद है अगर ये सेव नहीं करने देगा डाटा जो है ना, ओनली व्हेन द स्टेटस इज इनिशियल, तो इस तरह आप जो है ना नंबर रेंज कोई ना कोई आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं।
कोई नंबर रेंज जो आपको नहीं पसंद वो आप सेलेक्ट करके, या आपने क्रिएट की है वो नहीं सही क्रिएट हुई, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट बशर्ते कि वो कहीं यूटिलाइज ना हुई हो। अदरवाइज सिस्टम, अब ये देखें यहाँ पे वो रेंज आ रही है, वो कह रहा है 7524 तक इस्तेमाल हो चुके हैं। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीशन ओनली पॉसिबल इफ स्टेटस इज इनिशियल, वो कहता है कि ये जो स्टेटस है अगर ये ब्लैंक हो, यहाँ पे जीरो आया हुआ हो, तो फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज इसका यहाँ पे कोई नंबर आने का मकसद है कि ये यहाँ पे नंबर रेंज इस्तेमाल हुई हुई है। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं जो अक्सर हमें एक दो दफा मसला आया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फर्ज कर लें कि ये वाली आप नंबर रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त यहाँ पे ये 2499 तक नंबर चलेगा, और इस वक्त 2414 नंबर जो है ना वो डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल हो चुके हैं, 2415 जो है ना वो अवेलेबल है। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ हमारे साथ मई जून के अंदर, जब इंतहाई शदीद रश होता है पंचिंग का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाना होता है 1 जुलाई से पहले पहले, तो हर बंदा, हर डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बिल जो है ना वो पास करवा लें। तो सारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसेज जितने भी होते हैं वो बिल पंच कर रहे होते हैं। तो ऐसा एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ से पहले डाटा सेव हुआ, नंबर यहाँ से उसने देखा कि 15 नंबर खाली है, उसने उसको वो 15 नंबर असाइन कर दिया, और उसके बाद जब वो यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट करने के लिए आया ना, तो उस वक्त उसका लिंक जो है पीछे डेटाबेस के साथ किसी भी वजह से, कोई बिजली का डाउन हो गया या कोई ऐसी रीजन बनी कि वो ना कर सका, यहाँ से वो इंक्रीमेंट ना कर सका, लेकिन एक्चुअली डेटाबेस के अंदर 2415 नंबर डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब क्या हुआ कि बल्कि सेव हो गया, कुछ इस तरह का मसला हो गया। अब वो नेक्स्ट टाइम ये हुआ कि उसने आके यहाँ पे देखा, नया डॉक्यूमेंट पंच होने लगा, उसने देखा 2414 तो हो गए हैं, अब उसने 2415 साइन करना था। जब वो 2415 फिर असाइन करने के लिए गया तो सिस्टम ने एरर दे दिया कि भाई 2415 जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो तो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मैं 2415 नहीं असाइन करूंगा। ऐसे हुआ कि यक लक जो है ना वो एट वंस जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सर्वर के ऊपर पंचिंग रुक गई। जो भी करता था वो कहता था से डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, डॉक्यूमेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब है कि वो ऐसा एक या दो दफा ऐसा हुआ। तो इस सूरत में आप अगर ऐसी सूरत आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट वापस आना है और एनआर स्टेटस के अंदर आए। एनआर स्टेटस के अंदर आपके पास ये एनआर स्टेटस का कॉलम जो है ना वो एडिटेबल शक्ल में आ जाता है। तो फिर आपने क्या करना है कि फर्ज करें ये 7524 है ना, तो आप यहाँ पे 7528 कर दें। चलें जी, 2-3 डॉक्यूमेंट नंबर और बीच में जाने देगा और सेव कर दें, और बस आप इस स्क्रीन से निकल जाएं। तो अब क्या होगा, सिस्टम जब भी जाएगा तो वो देखेगा कि अच्छा भाई 7528 इस्तेमाल हो चुके हैं, मुझे 7529 जो है ना वो डॉक्यूमेंट नंबर इस्तेमाल करना है। तो इस तरह जो है ना वो आपका काम जो है ना वो फौरन चल जाएगा। अभी आपने देखा जब मैंने इसको सेव किया तो इसके ऊपर उसने ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं मांगा। इसका मतलब है कि ये वाला काम जो है ना वो स्टैंड लोन सर्वर पे होगा, इसके लिए आपको डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर आके ये वाला काम जो है ना ये करने की जरूरत नहीं होगी। अब हमने ये नंबर रेंज देख लिया, अब हम कोई एक नंबर असाइन कर देते हैं अपने सर वो कोई। हमें हैश डब्ल्यू का इसलिए नहीं बनाने दे रहा था, पहले बना हुआ है। अच्छा, वो हैश डब्ल्यू का पहले का बना हुआ है इसमें। अभी आपने दिखाया ना, उसमें आ रहा था, उसी के नीचे हाँ था हैश डब्ल्यू। ये देखें, ये आ रहा है हाँ, ये सामने। बना हुआ, वो मैंने कौन सा बनाना था, आपने हैश डब्ल्यू जे से के, बनाया दोबारा। अच्छा जे के एल, एल खाली है। अगर मैं हैश एल बन लूँ तो हम डबल हैश कर ले तो हो जाएगा। वहाँ मेरे ख्याल से शायद वो भी हो जाएगा 700 to 900। अब ये देखे ना, ये वाला एरर मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो आ नहीं रहा था। वो कह रहे हैं कि ये वाली जो आपने नंबर रेंज दी है 700 से लेकर 900 तक, ये वाली वो कह रहा है कि ये डबल हैश ओवरलैप विद इंटरवल ई एस जो इंटरवल है उसके अंदर ये नंबर रेंज ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि ई एस है किधर। ये किसी ने बनाई हुई है 900 से लेकर 950 तक।
तो हम उसको दे रहे हैं 700 से लेकर 900 तक, यही दे रहे थे हम। हाँ, 700 से 900 तक। तो वो अगर मैं इसको चलें 700 से 50 लेकर, नंबर उसके पड़े हुए हैं इसके अंदर। चले मैं इसको 700 से लेकर 850 तक देता हूँ, फिर ये ठीक है। वो कह रहा है ये बिल्कुल सही है, इसमें चले हम इसको बना लेते हैं, 150 नंबर बढ़े हैं हमें, वरना वो ओवरलैप हो तो वो फिर सेव ही नहीं करने देता। अब आपने ये नंबर रेंज असाइन करनी है, असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट। अब आप यहाँ से पोजीशन करेंगे अपने जो है अकाउंट ग्रुप्स को 1302, और यहाँ पे आप वो नंबर रेंजेस जो है ना सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। ये हमारी नंबर रेंज है सबसे पहले वाली, और इसको भी आप एक ही नंबर रेंज असाइन कर सकते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक नंबर रेंज मल्टीपल ग्रुप्स को नहीं होती, चाहे तो एक ही नंबर रेंज बना ले और सबको असाइन कर दें, सिस्टम को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब भी आपने बनानी है, आपने ऑर्गेनाइजेशन को देख लेना है कि वो अप्रोक्सीमेटली उसके कितने वेंडर का टर्नओवर है। अगर वो साल में जो है वो 10,000 बनाते हैं, तो ये साल के ऊपर तो स्पेसिफिक है ही नहीं, तो कम से कम आपको 50,000 60,000 को 2-3 लाख बना दें ताकि वो 5-10 साल चल जाए, या जितनी मर्जी आप बना दें बड़ी, वो कोई मसला नहीं। अब आपने ये एक काम कर लिया वेंडर का, सेम यही काम जो है ना वो आपने कस्टमर का करना है। ये मैं करूंगा नहीं कस्टमर का, आपने कस्टमर का खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इसी तरह ही करना है। आपने प्रिपरेशन में जाना है, डिफाइन अकाउंट ग्रुप में जाके आपने 2 ग्रुप बना लेने हैं, एक परमानेंट और एक वन टाइम, और फिर आपने क्रिएट नंबर रेंज करनी है और फिर असाइन करना है। अभी हम ये जो बीच में ऑप्शन हैं इनको हम देखते हैं, पहले हम ये ये सप्लायर के ऊपर जो कस्टमर अकाउंट आ रहा है इसमें जाके करना है। जी बिल्कुल, अभी मैं सप्लायर में आया हूँ, आपने इसी जी, तरह से इससे ऊपर कस्टमर जो में, कस्टमर। फिर मास्टर डाटा में, फिर प्रिपरेशन में, और फिर यहाँ पे डिफाइन अकाउंट ग्रुप करेंगे, और क्रिएट नंबर रेंज, और फिर असाइन नंबर रेंज। ठीक। अच्छा, ये जो अभी हमने ये काम कर लिया, ये पहले ईसीसी के अंदर सिर्फ इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन होती थी, और उसके बाद जो थे आप जो है ना वो काम करने के लिए रेडी था आपका सिस्टम बिल्कुल। अब चूंकि थोड़ा सा इन्होंने बड़ा काम कर दिया कि अब जी, अब आप पहले वेंडर का वो बिजनेस पार्टनर का भी एक ग्रुप बनाएं, उसका भी कोई नंबर रेंज रखें, और फिर उसके और इसकी आपस में कोई शेक हैंड करें, तो तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप अपने वेंडर्स को या बिजनेस पार्टनर को बना सकें या कस्टमर्स को बना सकें। तो अब हमने वो वाला काम शुरू करना है। उसके लिए आपने जाना है ये क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये क्रॉस एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपने क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर जाना है। इसको खोलेंगे जब आप, तो इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है एसएपी बिजनेस पार्टनर, एसएपी बिजनेस पार्टनर आ रहा है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे सेकंड लेवल पे आ रही है ऑप्शन बिजनेस पार्टनर, और इसके अंदर आप बेसिक सेटिंग, और बेसिक सेटिंग के साथ तीसरे नंबर पे आ रहा है नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, यानी कि आपने ग्रुप बनाना है और उसको एक नंबर रेंज देना, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन नंबर रेंज और डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। ये इन्होंने उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया। उधर हम क्या करते थे, हमारे पास 3 स्क्रीनें होती थी, एक स्क्रीन के अंदर हम ग्रुप बनाते थे, एक स्क्रीन के अंदर हम नंबर रेंज बनाते थे, और एक स्क्रीन के अंदर हम वो नंबर रेंज ग्रुप को असाइन करते थे। यहाँ पे इन्होंने 2 काम कर दिए। वो कहते हैं आप एक अलहदा स्क्रीन में नंबर रेंज तो बना लें, लेकिन ग्रुप का क्रिएशन और असाइनमेंट ऑफ द नंबर रेंज, ये दोनों एक ही स्क्रीन के अंदर ये काम करते हैं। चलें ठीक है, देखते हैं पहले नंबर रेंज। बिल्कुल उसी तरह की स्क्रीन है, कोई उसमें खास नई चीज नहीं है, और उसी तरह ही आप यहाँ पे कोई नंबर रेंज बनाएंगे, और ये जो नंबर रेंज होगी ये आपके बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज होगी। अभी जो हमने पहले नंबर रेंज बनाई है वो हमने वेंडर की बनाई है या सप्लायर की बनाई है, ये वाली जो नंबर रेंज होगी ये आपके बिजनेस पार्टनर की नंबर रेंज होगी। बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो एसएपी ये कहता है कि आप
वही नंबर रेंज बनाएं। नंबर रेंज से मुराद है कि जो रेंज आपने दिया है, जो आपने वेंडर के लिए रखी हुई है या कस्टमर के लिए रखी हुई है। यानी कि मैं अब देखूं यहाँ पे हैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन खाली है। चलें, मैं एक यहाँ से बनाता हूँ हैश एन, और यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ 700 से 850 तक। वो कहता है कि ये वाला जो आप इंटरवल स्लैश हैश एन वाला है, ये 13 नंबर के साथ ओवरलैप कर रहा है। हमारा ये हैश एन वाला जो है, ये 13 नंबर के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो चलें जी देखते हैं 13 नंबर में क्या है। 13 ये है। अब ये देखें 13 शुरू ही हो रहा है 750 से 760 तक। तो हमने तो कहा था कि 700 से लेकर 850 तक। इसका मतलब है कि हमारी वो वाली नंबर रेंज जो है, वो इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना कर रही है। तो चले ये 760 है, तो हम उसको ऐसे कर लेते हैं कि वो 761 से शुरू कर लेते हैं। ये लेते हैं या 770 से चले निकाल लेते हैं। वो कहता है कि अब जो अब आपने नंबर रेंज बना लिया ना 770 से 850 तक, वो एक इंटरवल है बी एफ, उसके साथ ओवरलैप कर रही है। अब आप अगर बी एफ को देखेंगे, बी एफ ये, तो ये देखिए 770 से लेकर 780 तक। तो हमने तो कही थी कि 770 से लेकर 850 तक। कहने का मकसद है कि ये इस तरह ये बड़ा एक, लेकिन आमतौर पे होता ही है कि जब आप एक्चुअल लाइव इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, तो उधर ये टेस्ट वाले काम तो नहीं होते ना कि इतनी ज्यादा नंबर रेंजेस पड़ी हो, होती ही नहीं है। अगर हो भी तो आपने वो सारी उठा के एक ही दफा डिलीट कर देनी होती है और नए सिरे से आपने बनानी होती है। तो ये एक टेस्ट सर्वर है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसमें से कोई एक को यूज कर देते हैं। कहने का मकसद था कि आपको बताया जाए कि नंबर रेंज बनानी कैसी है। वो आपने पिछले जो है ना वो वेंडर वाले पोर्शन में देख लिया। अब आपने ये भी देख लिया कि जब आप बनाते हैं, अच्छा अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वो हेल्प करता है कि नहीं। अब आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कोई इंटरवल खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। आप ये वाला जो एक बटन है ऊपर फ्री इंटरवल्स का बटन दबाएं। नहीं है, स्टेरिक जीरो कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ नंबर। ये पता नहीं कहाँ पे बी यू सी एफ, ये कहीं ऐसी कोई वैल्यू किसी ने सेव की हुई है इसके अंदर जो उसको ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करने देगी। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, एसएपी बिजनेस पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग और नंबर रेंज। फर्स्ट करें हमने नंबर रेंज बना लिया। अब हम आ जाते हैं डिफाइन ग्रुपिंग में। यहाँ पे हमने दो ग्रुप बनाने हैं। बिजनेस पार्टनर ग्रुप बनाएंगे जो वेंडर के लिए भी चलेंगे और कस्टमर के लिए भी चलेंगे। ठीक है, यही फायदा है कि जो बिजनेस पार्टनर का ग्रुप होगा वो सबके लिए चलेगा। लेकिन वेंडर का ग्रुप वेंडर के लिए चलेगा, कस्टमर का कस्टमर के लिए चलेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर का जो होगा वो सबके लिए चलेगा। चलिए हम फिर दो ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट कर लें कि हम कहते हैं कि बीपी बिजनेस पार्टनर 1300। चलें वो हम ऐसे कहते हैं कि बिजनेस पार्टनर 1302, पूरा नहीं लिख सकते, 4 कैरेक्टर ही है, या हम 1302 ही लिख लेते हैं, 1302। और यहाँ पे हम लिखते हैं बिजनेस पार्टनर फॉर 1302, बिजनेस पार्टनर फॉर कंपनी कोड 1302। अब देखिए वो साथ ही यहाँ भी कह रहा है कि क्रिएट भी करें और साथ ही असाइन भी करें। पहले क्या था, क्रिएशन की स्क्रीन अलहदा थी और असाइनमेंट की अलहदा थी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट भी करें और असाइन भी करें। कोई एक मुनासिब सी नंबर रेंज देख लेते हैं जो कि थोड़ी सी हमें महसूस हो कि ये
ज्यादा बड़ी है, जैसे कि 500 से 505, ये एक लगता है कि बड़ी है, क्योंकि ये 80,000 से लेकर 99,100 तक है। ये ले लेते हैं। और इसी तरह हम एक और, अच्छा किसी बंदे ने 1302 पहले का ही बनाया हुआ है, हम फिर बना लेते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी है बाटा, क्या थी, पेप्सी, P1300 130, P132 का लेते हैं, जीरो बीच में से निकाल देते हैं, और ये हो गया। ये हो गया, और एक हम और बनाते हैं P133 के नाम से, बिजनेस पार्टनर फॉर वन टाइम, वन टाइम बिजनेस पार्टनर, वन टाइम। इसको भी हम यही नंबर रेंज असाइन कर देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग नंबर रेंज असाइन करें, आप एक नंबर रेंज भी असाइन कर सकते हैं। अब देखिए आपने क्या किया कि आपने इस नई स्कीम के मुताबिक वेंडर ग्रुप भी बना लिया, ठीक है, वेंडर ग्रुप हो गया, जो कि हमारा था, एक था हमारा 1302 और एक था हमारा 1303, और हमने एक दो बीपी ग्रुप भी बना लिए, जो कि हमारा क्या थे, B132 और B133। लेकिन अभी तक हमारे वेंडर को ये नहीं पता चला कि इसका बिजनेस पार्टनर कौन है, और बिजनेस पार्टनर ग्रुप को भी नहीं पता चला कि मैं किस के लिए वेंडर जो है ना वो बनाया करूंगा, या मेरा कौन सा जो है ना वो इसका स्टेटस है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, वो हमने प्रोसेस जो है ना वो इनके लिए एग्जीक्यूट करवाना है, या जिसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि शेक हैंड, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन ये अब आपने करना है, या आप कह सकते हैं कि जी शेक हैंड ऑफ वेंडर ग्रुप विद बीपी ग्रुप, ये अब आपने काम करना है। तो इसके लिए जो है वो अब आपने आना है, अब आपने यहां से मास्टर डाटा क्रॉस कंपनी कोड, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में तो रहना है, लेकिन अब आपने एसएपी बिजनेस पार्टनर के अंदर नहीं रहना, इससे आपने निकल आना है। इससे नीचे एक ऑप्शन छोड़ देनी है, इससे नीचे क्या था, डाटा प्रोटेक्शन, ये आपने छोड़ के इससे नीचे है मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, इसके अंदर अब आपने आ जाना है। और इसके अंदर अगर आप आए तो एक यहाँ पे चौथे नंबर पे एक ऑप्शन आ रही है कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, ये एक बड़ी एक अच्छे मशहूर टर्म जो है ना वो एसएपी के अंदर वो आप पूछते हैं इंटरव्यू में या कई दफा, डू यू नो व्हाट इज द सीवीआई, मतलब कि कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन के बारे में ज्यादा वो यही पूछेंगे, सीवीआई क्या है, सीवीआई क्या है, सीवीआई के बारे में जानते हैं, सीवीआई कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सीवीआई या कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन क्या है कि आपने कस्टमर और वेंडर को बिजनेस पार्टनर के साथ इंटीग्रेट कर देना। तो इसके लिए आपने कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन में आना, ये खोलेंगे आप ऑप्शन, और
इसमें तीसरी ऑप्शन है बिजनेस पार्टनर सेटिंग, इसके अंदर आप आएंगे। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, सेटिंग फॉर कस्टमर, सेटिंग फॉर वेंडर। तो अभी हम चूंकि वेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं सेटिंग फॉर वेंडर में आऊंगा, और यहाँ पे फिर मेरे पास जो है ना एक तीसरी ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। ये बड़ी उन्होंने नीचे जाके ये ऑप्शन रखी हुई है, और इसके अंदर आ जाता है असाइन कीज, और यहाँ पे भी फिर दूसरे नंबर पे वैल्यू आ रही है, पहले नंबर पे आ रही है डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बिजनेस पार्टनर टू वेंडर, और एक दूसरी डायरेक्शन है वेंडर टू बिजनेस पार्टनर। मतलब पहले क्या है कि पहले बिजनेस पार्टनर बने और फिर वेंडर बने, या आप चाहते हैं कि पहले वेंडर बने और फिर बिजनेस पार्टनर बने? भाई हम तो चाहते हैं कि पहले बिजनेस पार्टनर बन जाए, जनरल डाटा उसका बन जाए, उसके बाद फिर हम उसको यूटिलाइज करते हुए वेंडर भी बना लेंगे और कस्टमर भी बना लेंगे। तो इसलिए हम जो है ना वो पहले वाली एक्सरसाइज को ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर कभी चाहें तो आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं। ये आगे अब आपने जस्ट यहाँ पे न्यू एंट्री करनी है। अब देखें वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो यहाँ पे एक एक ग्रुप यहाँ पे मांग रहा है, एक ग्रुप यहाँ पे मांग रहा है। तो अगर आप इसको F4 करेंगे ये देखने के लिए कि ये क्या चीज है, तो ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग, कि आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर का जो आपका ग्रुप है वो बनाएं, वो डालें। तो वो मुझे पता है कि वो क्या था, बी, नहीं ये तो नहीं था, बी सर पी एक 132 था। B132 और B133, B132। सर पी था। अच्छा पी था, जी। हाँ पी। तो इधर मैंने एक्सेल में क्या लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि इसकी मैं किसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करूँ, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई इसकी आपने करनी है 1302 के साथ, जो बिजनेस पार्टनर ग्रुप है। ये हो गया। और P133 की 1303 वेंडर वन टाइम फॉर कंपनी को। लेकिन ये 1302 के ऊपर रावलपिंडी क्यों आ रहा है? जिस हमने उसका ये 1302 का हमने ये नाम आपने रावल आपने रखा था रावलपिंडी को। सिर्फ, अच्छा अच्छा हमने सिटी सिटी के ऊपर बना रहे थे, सिटी ठीक के है। ऊपर बना रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके ओके, याद आ गया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये इतना छोटा नाम कैसे आएगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा जाग रहे हैं सर। चलें, ये भी एक आपका सरप्राइज टेस्ट हो गया। नंबर रेंज एंड अकाउंट ग्रुप और डिफरेंट, ये किसका है, EW34 और EW34 का नंबर रेंज कह रहा है कोई डिफरेंट है। EW34 कौन सा है, EW34 इसका कोई, अच्छा ये सेम नंबर दिया हुआ है, इसलिए वो एरर दे रहा है। अब किसका कह रहा है, ZKNV का, उसका मसला है। ZKNV का, इसको भी उसने सेम नंबर किया हुआ है, सेम नंबर छोड़। अब किसका, EW34, पहले तो मैं देखूंगा हमारा वाला आया कि नहीं। पी, नहीं data already saved।
इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वाई से एक दफ़ा प्रेस किया और ये डाटा हमने कॉपी कर लिया, ताकि बार बार अगर फर्स्ट हमें सेव भी करना है तो हमें टाइप ना करना पड़े। An entry already exists with the same key. EW34 ये हमने मिस किसको सही किया है? ZKMV ठीक हो गया। अब हमारी एंट्री जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। एक्सटेंड कॉल, अच्छा अब डाटा इसमें सेव हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं सर थोड़ी ये सी, AW का क्या इशू आ रहा था? वही मैं बताने लगा था। P132 जो है हमारा, ये देखिए अब हमने ये दो बना लिए, या जैसे और भी लोगों ने बनाए हुए हैं। अब ये तो दो चेक बॉक्स हैं, सेम नंबर और फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। ये सेम नंबर ये कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने ये जो आपका वेंडर अकाउंट ग्रुप है या कस्टमर अकाउंट ग्रुप है और ये जो बिजनेस पार्टनर ग्रुप है, इनको आपने एक्सटर्नल नंबर रेंजेस असाइन की हुई है। ठीक है, इसकी भी एक्सटर्नल नंबर रेंज है और इसकी भी एक्सटर्नल नंबर रेंज है, और आप चाहते हैं कि दोनों को सेम नंबर का जो है ना वो बंदा नंबर असाइन करे, तो आप इस सेम नंबर को टिक कर दें। इसका फायदा ये होगा कि जब बंदा बिजनेस पार्टनर बनाएगा तो अब आपका एक्सटर्नल नंबर है ना, फर्ज कर लें आप बिजनेस पार्टनर बनाते वक्त नंबर देते हैं जी 1300, फिर सिस्टम में आप चले जाते हैं अंदर जाके, फिर आप उसको उसी बिजनेस पार्टनर को बनाते हैं एज अ वेंडर, तो वहां पे अगर आप 1305 देते हैं ना तो सिस्टम आपको 1305 नहीं देने देगा। वो कहेगा भाई ये सेम नंबर आपने कहा हुआ है तो इसको भी आप 1300 दें, या ZABC 1300 या कुछ भी जो भी आपने फॉर्मेट सेट किया हुआ है एक्सटर्नल नंबर रेंज का, तो उसके लिए ये सेम नंबर है। सिस्टम ये एरर दे रहा था, वो कह रहा था कि आपने जो नंबर ग्रुप रेंज असाइन की हुई है वेंडर अकाउंट को और जो आपने ये असाइन की हुई है बिजनेस पार्टनर ग्रुप को, वो आपस में इस काबल नहीं है कि वो सेम नंबर हो सके। फर्ज करें आपने एक जगह पे नंबर रेंज क्रिएट की हुई है ZABCD1234, और दूसरी जो नंबर रेंज आपने बिजनेस पार्टनर ग्रुप को जो असाइन की हुई है वो लिखी हुई है XYZ679 से लेकर आगे 200 तक, तो वो सेम तो नहीं होगी ना। तो वहां पे आप जब आप सेम नंबर को टिक करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, और उसके ऊपर वो आपको एरर देगा और कहेगा कि ये दो जो है ये इसको आप सेम नंबर को आप खत्म करें, क्योंकि जब नंबर रेंज ही सेम नहीं है तो फिर सेम नंबर का जो कंपल्शन है वो उसके ऊपर जो ना वो लागू नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये एक है फ्लेक्सिबल ग्रुप चेक बॉक्स। फ्लेक्सिबल चाहे ये अब आप यूज कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि अगर आप इसको चेंज नहीं टिक नहीं करते तो फिर आप वेंडर बनाते वक्त या कस्टमर बनाते वक्त आप उसका ग्रुप चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आप मैं टिक कर देता हूँ तो मैं इसको चेंज कर सकूंगा। अभी मैं इसको टिक कर देता हूँ, बाद में आप देखेंगे कि ये कैसे जो है ना वो चेंज हो जाता है उसमें।